टाइटैनिक इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक है जो जैक और रोज की दुखद कहानी का बयान करती है। दो प्रेमी जो टाइटैनिक में मिलते हैं, एक वास्तविक जीवन के एक विशालकाय क्रूजर है जो गहरे पानी में डूबने के लिए निर्धारित है। पिछले साल द ओशन गेट नामक समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद समुद्री अवशेषों का अन्वेषण करने जा रहा था, जैसे जेम्स कैमरन की एक फिल्म में हुई दुर्घटना। इससे महत्व मिला और दुर्घटना के पीछे चल रही अजीब थ्योरियों को भी ध्यान दिया गया। एक समय में हम एक वास्तविक जीवन के साजिश के बारे में बात कर रहे थे जो कहती है कि टाइटैनिक वास्तव में डूबा नहीं था, लेकिन मेरा ध्यान एक दूसरी सिनेमा की बात करने वाली एक दूसरी सिद्धांत पर गया। टाइटैनिक जेम्स कैमरन के फिल्म इतिहास में थोड़ी सी अजीब अनैतिकता है। कैमरन एक्शन और विशेष रूप से विज्ञान कथा फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को फिल्मों के माध्यम से बोया था। फिर वह एक ऐतिहासिक प्रेम का नाटक लेकर आता है जो वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धूम मचा देता है, और वापस आता है और अपनी अवतार सागा बनाता है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। यह एक ऐसा ऐतिहासिक रोमांटिक नाटक लगता है जो पहली नज़र में ही हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ सालों से घूमते हुए एक सिद्धांत के अनुसार यह समय यात्रा के साथ एक विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि यह जेम्स कैमरन की एक और फ्रेंचाइजी टर्मिनेटर की प्रीक्वल है। हाँ, सचमुच। बहुत ध्यान दें, यह वीडियो टाइटैनिक और टर्मिनेटर सीरीज के कुछ स्पॉयलर्स के लिए होगा, इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है। शुरुआती बिंदु जैक के कुछ अनुचित टिप्पणियों से होती है जो उन्होंने रोज के साथ टाइटैनिक में अपने रहने के दौरान की हैं, खासकर जब वह अपने जीवन के बारे में बात करता है। जैसा कि आप याद करेंगे अगर आपने फिल्म देखी है, जैक और रोज एक दूसरे से मिलते हैं जब जैक रोज को खुदकुशी के लिए पानी में कूदने से बचाता है। वह कैल हुकली के साथ एक समझौते में फंस गई है, जो इतिहास के सबसे खराब मानव है। उसे उससे शादी करनी होगी और वह महसूस करती है कि उसे सुविधाओं की जिंदगी होगी, प्यार और स्वतंत्रता के बिना। जब जैक रोज मिलता है तो उसने उसकी जान बचाई और चेतावनी दी कि उछलने पर पानी ठंडा होगा। उसने बताया कि उसने अपने पिता के साथ विसोटा झील के बर्फ पर मछली पकड़ी थी, जहां जैक ने बर्फ तोड़कर जमे पानी में गिर गया। सब यह बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। टाइटैनिक 1912 में डूब गया, जबकि उस समय लेक विसोटा भी मौजूद नहीं था। हाँ, यह सत्य है कि विसोटा एक कृत्रिम झील है और इसे 1915 से 1917 तक निर्माण किया गया था। इसलिए जैक कुछ ऐसी बात कर रहा था जो 5 साल बाद ही मौजूद होगी। फिर रोलर कोस्टर की टिप्पणी है। बाद में जैक रोज सांता मोनिका बे के किनारे बैठकर ड्राइंग करता था और रोज को बे पर रोलर कोस्टर जाने के लिए आमंत्रित करने वाली टिप्पणी भी की, उसे वादा करते हुए कि यह उसे मनोरंजन और स्वतंत्रता देगा। और फिर से यह एक बहुत सुंदर कार्य है। सांता मोनिका खाड़ी का रोलर कोस्टर 1917 में बनाया गया था और वास्तव में खाड़ी का वह हिस्सा जहां यह बनाया गया था 1912 के लिए भी मौजूद नहीं था। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से कुछ बहुत अजीब हो रहा है। यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से इस विचार की ओर प्रमुख है कि जैक एक समय यात्री है, लेकिन हमें यह सुनने या अजीब बातचीतों से अधिक की आवश्यकता होगी अगर हम इसे प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। और फिल्म में जैक के बारे में क्या झात है जो कुछ नहीं है। यदि आप याद नहीं करते हैं तो फिल्म के अंदर ही कहानी रोज द्वारा बताई जा रही है, जो पुरानी हो चुकी है, एक जांचकर्ता समूह को जो कहते हैं कि जैक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वे सोचते हैं कि जैक बूढ़ी महिला का आविष्कार हो सकता है और जैक की मौजूदगी की पुष्टि होती है जब वे रोज के ड्राइंग में जैक को खोजते हैं। रोज भी समझाती है कि जैक ने टाइटैनिक के जहाज चले जाने से कुछ मिनट पहले शर्त लगाकर टिकट प्राप्त किए थे। उन्होंने नहीं खरीदा था और नाम टिकट में नहीं था। यह बहुत संदिग्ध लग रहा है अगर हम इसे हमारे पास पहले से ही मौजूद सबूत और जैक के वास्तव में अपने युग के लोग जैसा नहीं दिखता है। बाल कटवाने, बोलने के तरीके और शैली को 1912 के किसी व्यक्ति की तरह मान्य नहीं किया जाता है। उनके समय के लिए सभी बहुत ही प्रामाणिक लगते हैं, केवल जैक को छोड़कर, जो अपनी अनचरॉनिक शैली और नोवेंटीज कट वाले बालों के साथ दिखाई नहीं देता है। और उनके सिगरेट, जो बात यह है कि वे फिल्टर वाले सिगरेट हैं, जिन्हें लगभग 13 साल बाद आविष्कार किया गया था और केवल 1954 के आसपास सार्वजनिक रूप से बिक्री शुरू हुई। और यदि यह तुम्हें मनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो जब वे टाइटैनिक में प्रवेश कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि जैक के दोस्त फब्रिसियो एक मुसैक नामक बैग का उपयोग करता है, जो वास्तविक दुनिया में 1939 में पहली बार स्वीडन के सेना द्वारा उत्पन्न किया गया था, लगभग 3 दशक भविष्य में। हाँ, सब कुछ मिलाकर कहा जाए तो जैक डॉसन के साथ कुछ बहुत अजीब है। उनका रूप केवल 1912 के आसपास एक सामान्य नाम की तस्वीर है, लेकिन यह वास्तविकता से भिन्न है। एक व्यक्ति जिसने भूतकाल को पुनर्सृजन करने का प्रयास किया पर असफलता हुई और कुछ विवरणों में गलती हुई।
उसे यह पंजीकरण करने की जानकारी नहीं थी और वह टाइटैनिक पर धन और प्रवेश के बिना पहुंचा, जो कि बिल्कुल ऐसा था जैसे वह भविष्य के किसी व्यक्ति की तरह था जो इन टिकटों को कैसे जीत सकता है। इसके अलावा इसके पास 1912 के आसपास के स्थान और घटनाओं के बारे में ज्ञान है, लेकिन कुछ मामलों में वह कुछ सालों के लिए गलती करता है और भविष्य की घटनाओं का उल्लेख करता है, जैसे कि वह सामान्य लोगों की तरह 1912 तक पहुंच गया हो। और अगर मैं अभी कहा कि मैं तुम्हें मनाने के लिए कुछ नहीं हूं, फिल्म के अंत में जैक मर जाता है, तो रॉस के बाकी जीवन कैसे होगा? उसे बताता है कि वह बाहर निकलेगा, अपने जीवन जारी रखेगा, उसके पास बच्चे होंगे और वह उन्हें बड़ा होते देखेगी। उसकी उम्र बूढ़ी होकर मरेगी, न टाइटैनिक के अवशेषों में। और यही वह चीज है जो हम भविष्य में देखते हैं, बुढ़ापे में रोज और एक परिवार के साथ। इस बिंदु पर या तो आपका सिर पहले ही फट गया है या आप सोच रहे होंगे कि आपने कहीं और भी किसी समान सिद्धांत को देखा है। और हाँ, यह सिद्धांत का यह हिस्सा कई सालों से लोकप्रिय है और फिल्म सिद्धांत ने इसे कवर किया है, लेकिन मुझे इसका अंत नहीं पसंद आया है। सब ठीक काम कर रहा है जब तक हम मुद्दे तक नहीं पहुंचते। किसी अद्भुत कारण से क्यों एक समय यात्री टाइटैनिक में डूबकर मरने जाएगा? ठीक है, फिल्म सिद्धांत के अनुसार जैक ने भूतकाल में यात्रा करने का कारण था टाइटैनिक के डूबने की आश्वासना। अगर जैक नहीं होता तो रोज स्वयं हत्या कर लेती, तो शायद उन्हें ढूंढने के लिए वापस जाना पड़ता और बोर्ड के एक महान फैमिली की बेटी को बचाने के लिए एक बचाव ऑपरेशन करना पड़ता। यह टाइटैनिक को बर्फानी चट्टान से बचाने और इतिहास का रुख बदलने के लिए किया जाता। समझाने की व्याख्या भ्रांतिपूर्ण है और पुरानी सिद्धांत का सब जोर खो देता है जो उसमें था। अगर आप नहीं जानते थे, हमारे दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्होंने 1915 में एक जर्मन उपनहर द्वारा लुसिटेनिया के नष्ट हो जाने के कारण पहले विश्व युद्ध में प्रवेश किया। अच्छा, जो समझाया जाता है कि फिल्म के विकल्प टाइमलाइन में टाइटैनिक बर्फानी टूटने के कारण डूबने के बजाय यह अमेरिका के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। हम पहले विश्व युद्ध में शामिल हों, लेकिन इस बार हमारे वास्तविकता के बदले कुछ साल पहले, अर्थात जब अमेरिका वे बहुत कम तैयार थे और जबकि मध्यवर्ती शक्तियों की ताकत बहुत अधिक थी। यह अलादियों के लिए एक हानि बन सकता था और भविष्य में भी और अधिक अंधेरे की ओर ले जा सकता था। टाइटैनिक को समीक्षा से हटाकर अमेरिका युद्ध में शामिल होते हैं, ज्यादा और बेहतर तैयार किए गए सैन्य बलों के साथ अपनी जीत की गारंटी देते हैं। यह व्याख्या उस व्यक्ति द्वारा निकाली गई है जिसने इस सिद्धांत को बनाया है, और इसलिए कुछ सालों बाद एक नई व्याख्या उत्पन्न हुई जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत से बात कर रहे हैं। इस नई सिद्धांत के अनुसार रोज सिर्फ सारा कॉनर की दादी माँ हैं, जो भविष्य में स्काईनेट के खिलाफ संघर्ष के नेता जॉन कॉनर के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण पूर्वजों में से एक हैं, क्योंकि वह पहली टर्मिनेटर फिल्म में काइल रीस की तरह की मिशन पर होंगी, जहां उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है कि रोज जीवित रहें और जॉन कॉनर के अस्तित्व की सुरक्षा करें। फिर भी सिद्धांत के कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि शुरू करने के लिए कोई भविष्य के रोबोट रोज को मारने वाला नहीं था। सामाजिक दबावों ने उसे मारा। ये एक बड़ा आइसबर्ग है। मुझे पागल थ्योरी से प्यार है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि स्काईनेट ने भूतकाल में आइसबर्ग भेजा। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। और हालांकि कुछ लोग बहुत पागल कहते हैं कि वास्तव में टर्मिनेटर ने रोज के पिता को मरने के लिए मारा ताकि वह गरीबी और पिता की कमी के कारण मर जाए, मुझे दो बहुत अधिक तार्किक व्याख्यान है। प्रतिरोध ने सोचा कि स्काईनेट रोज के लिए टर्मिनेटर भेजेगा, लेकिन वे गलत थे। इसलिए वे दो एजेंट्स को भेजे गए थे पूर्व में, जानते हुए नहीं कि वे टाइटैनिक के डूबने से जीवित बाहर निकलेंगे या नहीं, लेकिन रोज की सुरक्षा करने के लिए। हाँ, वे दो एजेंट हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से फैब्रिसियो भी भविष्य से हैं। क्या यह आपका सूटकेस है जो अंततः 1939 से आ रहा है? दूसरी व्याख्या टर्मिनेटर के घटनाओं के बारे में कुछ लोगों के अजीब विचारों से अधिक संबंध रखती है। हम जानते हैं कि जॉन कॉनर का अस्तित्व एक बंद चक्र है, क्योंकि पहली फिल्म में उन्होंने काइल को भविष्य में अपनी मां की सुरक्षा के लिए भेजा है, और टर्मिनेटर 2 में जॉन कहता है कि उसे पता है कि उसके पिता भविष्य से हैं और उसे अंततः भविष्य में भेजना होगा। इस प्रकार जॉन खुद को भेजता है और काइल को भूतकाल में बनाता है, और इस विचार के अनुसार जैक के साथ भी यही होता है। जॉन को पता होता है कि जैक उनके पूर्वज हैं और वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे भूतकाल में भेजने का निर्णय लेता है, बचाव की मिशन के तौर पर। वह अपनी जाति को सुधारना चाहता है और लियोनार्डो डिकैप्रियो को अपने पूर्वज के रूप में भेजना चाहता है। वास्तविकता यह है कि फिल्में निर्देशक को ही नहीं, सभी संकेतों को साझा करती हैं जिन्हें हमने ढूंढ रहे हैं, विषयात्मक रूप से भी समान है। यह बात हमें कभी नहीं पता चलेगी। जब जैक पहली श्रेणी के यात्रियों के साथ चैंपेन और अमीर लोगों की तरह खाना खाते हुए बात करता है, तो कभी कभी उसे नहीं पता कि जीवन उसे कहां ले जाएगा। जीवन एक उपहार है जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। पिछली रात वह एक पुल के नीचे सो रहा था। अब वह दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक जहाज में चैंपेन पी रहा है।
यह टर्मिनेटर के संदेश के साथ संबंधित है, जो कहता है कि भाग्य वास्तव में वही है जिसे हम अपने लिए बनाते हैं। यह लिखा नहीं गया है। वह अपने समय यात्री के रूप में अपने साहसिक किस्सों के बारे में चतुराई से बात कर सकता है। जब वह रोज के साथ आसमान को देख रहा होता है तो वह कहती है कि उसके लोग छोटे होते हैं, हालांकि वे खुद को विशालकाय मानते हैं, और जैक कहता है कि यह एक गलती हुई है। शायद वह अपने भविष्य की बात कर रही है, जहां उसे अपना परिवार होगा और वह उस घिनौने करोड़पति के साथ शादी नहीं करेगी। शायद वह सीधे कहने के बजाय इस बात का अंदाजा देना चाहता है कि वह उन लोगों की तरह छोटी नहीं है, वह किसी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक दें और इसके जैसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे पुराने फिल्म थ्योरीज पसंद हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि सच में मुझे इसे खोजने में बहुत मज़ा आया। अलविदा।